बच्चों, अब आपको हम न्यूटन के कणिका सिद्धांत के बारे में कुछ परिकल्पनाएं बता रहे हैं। नोट करते जाइए। न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है? कणिका सिद्धांत नोट करते जाइए। नंबर 1, प्रत्येक प्रकाश स्रोत में असंख्य अदृश्य सूक्ष्म एवं हल्के कण में असंख्य अदृश्य एवं सूक्ष्म हल्के कण निकलते हैं। सूक्ष्म हल्के कण निकलते हैं जिन्हें हम कणिकाएं कहते हैं। ठीक समझ में आया? पहला सिद्धांत का पहला नियम यह है कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य अदृश्य एवं सूक्ष्म हल्के कण निकलते हैं जिन्हें हम कणिकाएं कहते हैं। नंबर 2 लिखिए। एक कणिकाएं किसी समांग माध्यम में प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में सरल रेखा में चलती समझ में आया? दूसरा नियम, एक कणिकाएं किसी समांग माध्यम में प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में सरल रेखा में चलती हैं। समांग माध्यम का मतलब समझ में आ रहा है कि ऐसा माध्यम जिसके दोनों तरफ, अगर पहले तरफ हवा है तो दूसरे तरफ भी हवा हो, अगर पहले तरफ ठोस है तो दूसरे तरफ भी ठोस हो, अगर पहले तरफ का माध्यम विरल गैस हो दूसरे तरफ का माध्यम भी विरल हो, तो ऐसे माध्यम को ही समांग माध्यम कहते हैं। नंबर 3, तीसरा लिखो। जब एक कणिकाएं वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारे आँख की रेटिना पर गिरती हैं, तो हमें वस्तुएं दिखाई देती ठीक। तीसरा ये है, अभी जो लिखा है हमने, जब एक कणिकाएं वस्तुओं से परावर्तित होकर किसी वस्तु से टकराकर जब वापस आती हैं और वापस आने के बाद जो हमारे आँख के रेटिना पर पड़ती हैं तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तीसरा है। और नंबर 4 इनका सिद्धांत क्या है? चौथा लिखिए। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की कणिकाओं रंगों के प्रकाश की कणिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं।
होती हैं, अर्थात प्रकाश का रंग कणिकाओं के आकार पर निर्भर करता है। अर्थात प्रकाश का रंग कणिकाओं के आकार पर निर्भर करता है। कणिकाओं के आकार पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। यही कणिका, न्यूटन के कणिका सिद्धांत की यही प्रमुखता 4 परिकल्पनाएं हैं। ठीक, पहला क्या है बच्चों? प्रत्येक प्रकाश स्रोत में असंख्य अदृश्य एवं सूक्ष्म हल्के कण निकलते हैं, जिन्हें हम कणिकाएं कहते हैं। नंबर 2, समझ आया ना? नंबर 2, ये कणिकाएं किसी समांग माध्यम में प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में सरल रेखा में चलती हैं, माने सीधी रेखा में चलती हैं। समांग माध्यम क्या है? ऐसा माध्यम जिसके दोनों तरफ एक ही मीडियम हो। अगर पहले तरफ ठोस है, दूसरे तरफ ठोस हो, पहले तरफ ये द्रव है, दूसरी तरफ द्रव हो, तो ऐसे माध्यम को ही समांग माध्यम कहा जाता है। और नंबर 3 हमने आप लोगों को बताया, जब ये कणिकाएं वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारे आँख की रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। नंबर 3। और नंबर 4 क्या है? भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की कणिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। जिस जैसा कलर होगा उसी आकार की प्रकाश स्रोत से कणिकाएं निकलेंगी, उनका आकार भी उसी प्रकार का होगा। अर्थात प्रकाश का रंग कणिकाओं के आकार पर निर्भर करता है। ठीक, ये इसको वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया कि ये कणिका सिद्धांत है, लेकिन ये कणिका सिद्धांत फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? तो निम्नलिखित वजह से यह कणिका सिद्धांत अमान्य माना गया। तो उसको लिखिए, क्यों अमान्य माना गया, उसके बारे में नोट कर लीजिए। कणिका सिद्धांत की अमान्यता का कारण, कणिका सिद्धांत के अमान्यता का कारण इसके बारे में नोट करिए। नंबर 1, कणिका सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण, प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। जब ये माना गया कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश कण होता है, तो कण मानने पर निम्नलिखित की व्याख्या नहीं की जा सकती। न तो ये व्यतिकरण को बता पाया, न विवर्तन को सही व्याख्या कर पाया, न ध्रुवण की व्याख्या कर पाया। इसलिए वैज्ञानिकों ने यह नहीं माना कि किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश कण होता है। नंबर 2, इसकी अमान्यता का कारण दूसरा क्या रहा? कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग सघन माध्यम में, सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होना चाहिए, जो कि वैज्ञानिक फोको ने प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि प्रकाश का वेग
प्रकाश का वेग सघन में कम तथा विरल में अधिक होता है। विरल माध्यम में अधिक होता है। इसलिए कणिका सिद्धांत को अमान्य माना गया। इसलिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत अमान्य हो गया, अमान्य मान लिया गया, माना गया। ठीक। तीसरी अमान्यता का कारण का क्या है, नोट करिए। नंबर 3, कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कणों का वेग प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर होना चाहिए। प्रकाश कणों का वेग प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर होना चाहिए। ताप पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश स्रोत का ताप जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा उतने ही अधिक वेग से प्रकाश कणिकाएं निकलेंगी। उतने ही अधिक वेग से प्रकाश कणिकाएं निकलेंगी। परंतु प्रकाश का वेग प्रकाश के स्रोत निकलेंगी। परंतु यह देखा गया कि प्रकाश का वेग प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर नहीं करता। स्रोत के ताप पर निर्भर नहीं करता। इसलिए पुनः कणिका सिद्धांत अमान्य हो गया। और चौथा कारण क्या है बच्चों, लिखिए। नंबर 4, चौथी अमान्यता का कारण, जब किसी प्रकाश स्रोत से लगातार प्रकाश कणिकाएं निकलती हैं तो उससे लगातार प्रकाश कणिकाएं निकलेंगी। प्रकाश कणिकाएं निकलेंगी तो प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान कम होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता।
होता है। यह भी इसके अमान्यता का कारण है। पांचवा कहाँ, फिर पांचवा इसकी अमान्यता का कारण, पांचवी चीज क्या है? कणिका सिद्धांत के अनुसार, कणिका सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश यदि कण होगा तो यह परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या नहीं कर सकता, इसलिए इसे अमान्य मान लिया गया है। इसलिए इसे अमान्य मान लिया गया। इतनी विफलता होने के कारण न्यूटन का कणिका सिद्धांत फेल हो गया। समझ में आया बात? कि ये 5 कमियां रही, जिसके नाते नहीं वैज्ञानिकों ने पाया कि किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाला प्रकाश कण नहीं होता। अगर ये कण होता तो जितने सिद्धांत ये कमियां 5 बताए थे, या इसकी भी व्याख्या कर देता, और चूंकि इसकी व्याख्या नहीं कर पाया, इसलिए यह फेल हो गया कि किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश कण नहीं होता। अब इसके बाद दूसरा, नंबर 2, जो आपको अभी हमने आप लोगों को बताया, दूसरा सिद्धांत हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब देखिए, ये तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, अब इसके बारे में आपको हम बताएंगे। नोट करिए, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। कोई रिसर्च जब होता है बच्चों, तो पहले वैज्ञानिक कुछ बताते हैं। जब वह प्रायोगिक आधार पर उसकी घटनाओं को जब हम कसौटी पर कसते हैं, जब हर चीज़ की व्याख्या नहीं कर पाता, तो ये मान लिया जाता है कि वो सिद्धांत गलत है। अब इसके बाद फिर वैज्ञानिक हाइगेंस पैदा हुए। इन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत प्रतिपादित किया कि किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश कण न होकर तरंग है। अब हम तरंग सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर यह इन सब की व्याख्या कर देगा, जो 5 कमियां हैं न्यूटन के द्वारा, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्राप्त होने वाला प्रकाश कण न होकर तरंग है। तो तरंग सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में अब आप लोग नोट करिए, तब इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है बच्चों, नोट करिए, फिर इसके बारे में हम आपको व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1 लिखिए, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, तो तरंग स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण, तो तरंग स्रोत के चारों तरफ स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं।
ठीक है। जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो तरंग स्रोत के चारों तरफ स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। अब देखिए मेन चीज़ है जो अब बता रहे हैं। यदि इस माध्यम में में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, सभी कण समान कला में कंपन करते हैं तो उस पृष्ठ को हम तरंगांक कहते हैं। तो उस काल्पनिक पृष्ठ को ही तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोली होता है। गोली माने गोलाकार गोली होता है, परंतु तरंगाग्र से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र समतल हो जाता है। जैसे देखिए हम चित्र बना रहे हैं बच्चों, इसको आप भी बना लो। ये कोई बल्ब है जो चारों दिशा में इस प्रकाश से निकल रहा है, और जब प्रकाश की किरणें फैलती हैं ऐसे, तो ये कहाँ तक पहुँची इनकी स्थिति जानने के लिए हम लोग एक ऐसे किसी जब प्रकाश स्रोत गोली होता है तो हम तरंगाग्र से खींचते हैं, इनकी पोजीशन कहाँ तक पहुँची इनकी स्थिति जानने के लिए ऐसे स्पर्श रेखा खींचा जाता है। ए बी और ए डैश बी डैश। स्पर्श रेखा का अगला पोर्शन अग्रभाग हमें ये बताता है कि ये तरंगाग्र की नई स्थिति क्या है। ए डैश बी डैश ये कहाँ तक पहुँचे इनकी जानकारी करने के लिए तरंगाग्र खींचते हैं, और ये इसकी जो स्पर्श रेखा का अग्रभाग होता है ये हमको बताता है कहाँ तक नई तरंग पहुँची। ठीक है। तो पहला ये था कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग स्रोत स्थिर होता है तरंगें निकलती हैं, और ये तरंग स्रोत के चारों तरफ स्थित माध्यम के कण जब तरंगें निकालता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, हिलने डुलने लगते हैं। और यदि इस माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ हम खींचें जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला कहने का मतलब है कि समान दूरी तय करके, समान समय में समान दूरी तय करके जहाँ पर पहुँचते हैं उसी को कहा जाता है समान कला। तो उसी काल्पनिक पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। और यह तरंगाग्र नंबर 2 तरंगाग्र पर स्थित माध्यम, दूसरा नोट करो, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। एक नए
तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तिरंगे निकलती हैं, इन नई तरंगों को ही द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इन नई तरंगों को ही द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और इसी के नाम पर इनका ये प्रयोग सफल हुआ था। इनको अवार्ड मिला था हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, कि तरंग स्रोत पर जितने माध्यम के कण हैं, तरंगाग पर जितने भी कण होते हैं, वो नई तरंगे निकालते हैं। वो उसी प्रकार से तरंगे निकालते हैं जिस प्रकार से प्राथमिक स्रोत ने निकाला था। और जब वो प्राथमिक स्रोत के द्वारा निकाली गई तरंगों को प्राथमिक तरंगे, और तरंगाग्र पर जितने कण होते हैं जब प्राथमिक की तरह दूसरे तरंगे निकालते हैं तो उनको द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। और इसी के नाम पर इनका ये प्रैक्टिकल यह सिद्धांत सिद्ध हुआ था, इसी पर इनको अवार्ड मिला था। और तीसरा इनका सिद्धांत क्या है, नंबर 3, ये किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्श रेखा, किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्श करता हुआ पृष्ठ, तरंगिकाओं का स्पर्श करता हुआ पृष्ठ का अग्रभाग इनकी नई स्थिति को व्यक्त करता है। मतलब ये द्वितीयक तरंगिकाएं कहाँ तक पहुँची, इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। एक स्पर्श रेखा पीछे और एक आगे। तो आगे वाला स्पर्श रेखा जैसे देखिए फिगर ए में बनाया गया है, A', B' ही बताता है कि इनकी नई पोजीशन क्या है। तो ये रहा हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, और इसके आधार पर इन्होंने परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या बहुत ही आसानी से कर दिया। बहुत ही आसानी से इनके द्वारा ये दोनों व्याख्याएं कर दी गई, और इसलिए इनका यह सिद्धांत काफ़ी हद तक सही माना गया। समझ में आया ना है कि इसका द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए हम तुम्हें अपने सिस्टम से समझाते हैं। जैसे तुम्हारे क्लास में हम पढ़ाने आए हैं, पहले तुम्हारा क्लास शांत था। जब हम बोलना चालू किए तो क्लास में जितने वाव के कण थे वो कंपन करने लगे, हिलने डुलने लगे, और वो आवाज़ आपके कान तक पहुंची। तो हम अपने दिमाग में एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लेते हैं कि हमारी बताई गई बात को कितने बच्चों ने पूरा समझा। तो हमारे काल्पनिक पृष्ठ पर जैसे 100 बच्चे हो तो 100 में 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारी बताई गई बात को पूरा समझ जाते हैं। उन्हीं 10 बच्चों को हम तरंगाग्र कहते हैं। तो ये पहला चीज़ हो गया जो इसमें बताया गया है कि माध्यम में स्थित तरंग स्रोत तरंगे निकालते हैं, और तरंग स्रोत के चारों तरफ स्थित माध्यम के कण कंपन करते हैं। और माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों उसे तरंगाग्र कहता है। तो 100 में 10 लड़के तरंगाग्र हो गए। अब ये 10 लड़के ठीक उसी प्रकार से हमारी बात को दूसरे को बताने की कोशिश करेंगे जिससे हमने बताया था। तो हमारे द्वारा उनको बताई गई बात प्राथमिक तरंग, और जब वो किसी दूसरे को बताएंगे हमारी बात तो उनके द्वारा बताई गई बात को ही द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और इसी से ये फेमस हुए थे। और ये कहाँ तक पहुँची, इनकी नई स्थिति जानने के लिए स्पर्श रेखा खींचते हैं, और इसका अग्र पोर्शन ही इनकी नई पोजीशन को व्यक्त करता है। अब बस आगे कल फिर आगे इसके बाद